स्टार्ट करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बन गया था ऑनलाइन स्टूडेंट? अब हेडिंग बनाइए, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसे पहला पॉइंट लिखिएगा, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन the rate of reaction and molar concentration of reacting substance reacting substance को अंडरलाइन कर दीजिए, is determined experimentally reacting substances determined experimentally and it is given by expression is called rate law expression। ये मेरा पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, according to rate law expression, according to this law, at a given temperature the rate of chemical reaction is directly proportional to the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reacting substance, the product of molar concentration of reacting substance raised to the power suitable coefficient, raised to the power suitable coefficient। अब ये जो मैंने सेकेंड पॉइंट लिखवाया है, ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग सुन पा रहे हैं? हाँ, लास्ट पॉइंट ये था, एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of reacting substances raised to the power suitable coefficient। अब यहाँ पे सबसे खास बात ध्यान देने वाला है, एट ए गिवन टेम्परेचर को अंडरलाइन कर दे, मतलब और मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला या सुटेबल कोफिशिएंट? सुटेबल कोफिशिएंट बोला, करेक्ट, नॉट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ओके एवरीवन। अब थर्ड पॉइंट ध्यान देने वाला है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन के हेल्प से
एक मिनट यहाँ देखिए, जब समझाते रहते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन की हेल्प से भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, यही बोला गया है। और डिफरेंशियल रेट लॉ जो पिछले क्लास में पढ़ाया था उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। दोनों में एक डिफरेंस बताइए तो। यस, डिफरेंशियल रेट लॉ में प्रोडक्ट के टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, करेक्ट। बट रेट लॉ एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म में देयर इज ए डिफरेंस, करेक्ट ना। तो थर्ड पॉइंट गौर करने वाला दोनों रेट लॉ में ये है, यहाँ से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा और डिफरेंशियल रेट लॉ से भी निकलेगा, बट यहाँ से जो निकलेगा उसके लिए सिर्फ मुझे क्या चाहिए, रिएक्टिंग सब्सटेंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, करेक्ट। तो एक तो हो गया एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको अंडरलाइन कर देंगे। एक हो गया सुटेबल कोफिशिएंट, उसको अंडरलाइन कर लीजिए और नीचे नोट करके लिखिए। From rate law expression, we can find out rate of reaction only in terms of concentration of reactants, only in terms of concentration of reactants। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 के पावर कितना, सुटेबल कोफिशिएंट, नॉट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, करेक्ट। तो R इक्वल टू इसका इसी पे तो बात करना है पूरा, और इस पे आपका सेकंड टर्म के बोर्ड में 200% गारंटी है, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए यहाँ पे गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या लिखे, A के पावर 1 सब B के पावर 22। तो अब आपका सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहेगा कि सर ऐसा कैसे हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो हम लोग जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता था वही लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखते थे, बट यहाँ तो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सेबल रिएक्शन रहता था और वो वन स्टेप रिएक्शन रहता था, राइट। बट ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग सुन पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लिया हूँ तो ये मेरा नेट रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, नेट रिएक्शन। और इज इट कंपलसरी कि सारा रिएक्शन, यहाँ देखना है, इज इट कंपलसरी कि सारा रिएक्शन वन स्टेप में कवर हो, नहीं, कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल SN1 में कार्बोकेटाइन वन इंटरमीडिएट, तो 2 स्टेप रिएक्शन, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होगा। तो हो सकता है कि नेट रिएक्शन है और ये रिएक्शन 3 स्टेप में कवर हो रहा हो, करेक्ट ना। तो 3 स्टेप में, तो किसी भी रिएक्शन को 1 बाय 1 स्टेप में तोड़कर जो स्टडी करते हैं, एनी रिएक्शन स्टडी इन टर्म्स ऑफ स्टेप वाइज रिएक्शन, तो उसी को हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो हो सकता है कि ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा हो और सेकेंड स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। तब पूरे रिएक्शन को कौन सा स्टेप कंट्रोल करता है, स्लोएस्ट स्टेप, और उसी को बोलते हैं RDS। क्या बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और रेट लॉ एक्सप्रेशन स्लोएस्ट स्टेप को देखकर लिखते हैं। किसको देखकर लिखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग स्लोएस्ट स्टेप को देखकर लिखते हैं, और इस नेट रिएक्शन को जो तोड़कर 1 बाय 1 स्टेप में जो स्टडी करते हैं, मान ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है, तो जो 3 स्टेप में हो रहा है तो उसका हर ईच स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। क्या बोलते हैं, यस। तो उस जो स्लोएस्ट स्टेप था उसका हो सकता है कोफिशिएंट X और Y रहा हो। ये तो नेट रिएक्शन का कोफिशिएंट है ना, बट हो सकता है कि इस रिएक्शन के बारे में तो मुझे पता है नहीं
कि ये ओनली वन स्टेप का रिएक्शन है या मोर देन वन स्टेप का है। इसका मतलब है ओके, इसका मतलब सर यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए इसका कंप्लीट इन्फो चाहिए कि कितना स्टेप में हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉपर पता करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स और वाई थियोरेटिकल वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल से एक्सपेरिमेंट पता चलेगा ना कि कौन सा स्टेप मेरा स्लो है। इसका मतलब एक्स और वाई यहाँ पे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन रहता है, जो रेज टू द पावर सुटेबल कोफिशिएंट बोले, वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ना कि थियोरेटिकल। थियोरेटिकल रहता था नेट रिएक्शन में ए देखकर ए और बी पावर दे देते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई दे रहे हैं। इसका मतलब मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे ए और बी ये रिएक्शन वन स्टेप है या मोर देन वन स्टेप है। मोर देन वन स्टेप रहेगा तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप स्लो है और उसके अकॉर्डिंग फिर ये लिखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया कि क्यों मैंने सुटेबल कोफिशिएंट बोला? ये बात समझ में आ गया है? ठीक है ना एवरीवन? अब लिखिएगा, तो यहाँ पे जो एक्स और वाई आया, तो एक्स को हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले के को क्या पढ़िएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसी का नाम है रेट कांस्टेंट। इसी का नाम क्या है? रेट कांस्टेंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट यहां देखिएगा, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो x है वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। किसके टर्म में? ए के टर्म में। और बाई को क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू और x प्लस बाई को बोलेंगे पूरे रिएक्शन का ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। करेक्ट है ना? इस पे ऑब्जेक्टिव आएगा जो मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है? तो जब तक आपका रिएक्शन, यहाँ देखिएगा, एक कोई रिएक्शन दिया हुआ है, जब तक इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये ओनली वन स्टेप रिएक्शन है या मोर देन वन स्टेप, तब तक आप डायरेक्टली ब्लाइंडली ए और बी नहीं पुट कर सकते हैं। हाँ, अगर इस बात के लिए कंफर्म है कि ये ओनली एक ही स्टेप में कवर हो रहा है, तब यही स्टेप एलिमेंट्री स्टेप हो जाएगा। तब यही दिस स्टेप बिकम्स व्हाट? एलिमेंट्री स्टेप। ओनली वन स्टेप का रिएक्शन है तो आपको कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट है क्या कि कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा फास्ट है? वही ओवरऑल स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल SN2, फॉर एग्जाम्पल व्हाट? SN2। करेक्ट है ना? चलिए, तो यहाँ पे ए है ओवरऑल रिएक्शन, नोट करके लिखिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, इस स्टेटमेंट को बॉक्स में करने का रिक्वायरमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कॉमा, कैन हैव इंटीग्रल वैल्यू और कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यू। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है एवरीवन? जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकता है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। करेक्ट? चलिए, यहाँ से के बारे में, अरे यहाँ देखिए, के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
जैसे ही हम लोग बोल दिए कि के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, करेक्ट, तो क्या इज इट के डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी और रेट ऑफ रिएक्शन? इसका मतलब के डज नॉट डिपेंड ऑन दिस क्वांटिटी एंड दिस, के डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर, और वो अदर फैक्टर होता है टेम्परेचर एंड कैटेलिस्ट। क्या होता है? टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी के पीछे छुपा रहता है कैटेलिस्ट। समझ गए? दैट्स व्हाई मैंने बोला कि ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो के बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है, और के का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो बाद में बात करेंगे। तो के इक्वल टू क्या है लिख सकते हैं, आर डिवाइडेड बाई ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई। देन व्हाट द यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या होगा? या के का यूनिट के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लेते हैं कि मेरा ये रिएक्शन है, ये क्या है, रिएक्शन है, या जो हम लोग लिखे थे उसके अकॉर्डिंग में काम कर सकते हैं। के इक्वल टू आर डिवाइड बाई ए के पावर एक्स और बी के पावर बाई, और एक्स प्लस बाई को मान लेते हैं एन, और एक्स प्लस बाई क्या था, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो बोलिए के का यूनिट क्या रहेगा स्टूडेंट? तो भाई इसका यूनिट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। पढ़े मेरे साथ, मोल पर लीटर। तो ऊपर वाला क्या था, एम टाइम इनवर्स, हाँ या ना, ये वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब पर यूनिट टाइम। तो क्या ऊपर के वाले के लिए ये लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या, मोल पर लीटर, और इसका यूनिट भी क्या है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे डिवाइड बाई एम के पावर एक्स और एम के पावर बाई को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, एम टाइम इनवर्स डिवाइड बाई एम के पावर एक्स प्लस वाई, यूनिट निकालने के लिए सिर्फ, और एक्स प्लस वाई को क्या मान लिए हैं, एन, एन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो के का वैल्यू हो जाएगा एम टाइम इनवर्स और एम के पावर एन, करेक्ट है ना। इसको बॉक्स में कर लीजिए, ये आपको बहुत सारा प्रॉब्लम में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और कैसे हेल्प करेगा मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, सो मेनी टाइम्स के का यूनिट देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बहुत ओवर, के का यूनिट देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाता है। मान लेते हैं कि के का यूनिट ए रहता, कल के डेट में के का यूनिट सिर्फ टाइम इनवर्स है, तब पूछेंगे व्हाट द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप 1 माइनस 1 इक्वल 1 माइनस, इसका मतलब इसमें एम ए वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब ए वाला पार्ट क्या हो गया, 1 माइनस एन इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू व्हाट 1। ये बात कोई क्वेश्चन में बताएगा नहीं, के का यूनिट अगर के का यूनिट दे दिया क्वेश्चन में, मतलब वहाँ से वो उनका एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ से यूनिट निकाल लीजिएगा, करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि एन का वैल्यू अगर 0 रहेगा, मतलब कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, हाँ या ना। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का के का यूनिट क्या रहेगा, एम टाइम इनवर्स, मतलब मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अगर एन का वैल्यू 1 रहेगा तब के का यूनिट क्या रहेगा, ओनली टाइम इनवर्स। अब अगर एन का वैल्यू 2 रहेगा तब के का यूनिट क्या रहेगा,
बोलिए m-1, यहाँ देखिएगा सही है ना लिखा हुआ, m-1, 1 - 2 = -1। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 रहेगा तो 1 - 2 की जगह तो कितना बचेगा, और टाइम इनवर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीटर, जस्ट उल्टा हो गया ना। यहाँ पे अगर एम इसका पावर अगर 1 था तो मोल पर लीटर बोल रहे थे, -1 रहेगा तो लीटर पर मोल बोलेंगे। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। n = 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और आपके सिलेबस में मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। तो नीचे नोट करके बाद में रिवीजन के टाइम पे शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। सो नोट करके ऐसे लिखिए, सो मेनी टाइम्स यू कैन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, so many times we can find out order of reaction with the help of unit of rate constant, with the help of unit of rate constant। चलिए अब लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। ऐसे उससे पहले एक और चीज देखिए, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल है। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, किसी तरीके से रिएक्शन हो रहा होगा, ये मेरा लुकआउट नहीं है। तो इसका कोफिशिएंट तो 1 है, यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, बट इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जब लिखा जाता है, लिखा गया है, तो इसका पावर 3/2 है। तो क्या इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैच किया? इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रहा होगा, ये जो वैल्यू 3/2 मिला है, इसका डैम से नेट रिएक्शन है, क्या है, रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में हो रहा होगा, डिफरेंट स्टेप में, और उसमें स्लोएस्ट स्टेप में 3/2 इसका कोफिशिएंट बना होगा, दैट्स वाई ऐसा लिखा हुआ है, करेक्ट। अगर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट रहता तो इसका पावर 1 रहना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन डालते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन का पावर, वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है या सुटेबल कोफिशिएंट, और वो सुटेबल कोफिशिएंट कहाँ से आता है, स्लोएस्ट स्टेप से आता है। कहाँ से आता है, स्लोएस्ट स्टेप, करेक्ट है ना। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, चलिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, बट जब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा गया है तो इसके पावर 1 है। अदरवाइज इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन का पावर 2, बट है कितना, 1 है। अब लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज मेजर ऑफ, the rate constant of a reaction is a measure of
यहाँ देखिएगा मैंने क्या लिखा है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, तो लिख लीजिए। उसके बाद कॉमा दीजिएगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के इंडिकेट फास्ट रिएक्शन एंड स्लोअर द वैल्यू ऑफ के इंडिकेट स्लो रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए आपको यहां समझना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए मान लेते हैं मेरा गिवन रिएक्शन है, करेक्ट। देन फॉर ए गिवन रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स्ड हो जाता है। फॉर ए गिवन रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरिएबल होगा या फिक्स हो जाएगा। तो एक्स और वाई तो वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंट्स निकाल लेंगे। इसका मतलब फॉर ए गिवन रिएक्शन ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी करते हैं, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। पहला पॉइंट ऑब्जर्व करने वाला है, करेक्ट है ना। इसका मतलब रिएक्शन गिवन है कि हाँ ये रिएक्शन होना है, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, करेक्ट। और तब आपसे पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखेंगे इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है। मैंने आपको टारगेट क्या दिया गया है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन कौन कौन सा वैल्यू पर डिपेंड करेगा। या पहला दूसरा क्वेश्चन, ए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा। सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, सब लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं। एनीवन जो ऑनलाइन में है आंसर दे सकते हैं। अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा। क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या? देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो इट ऐसा भी हो सकता है कि आर का वैल्यू कम हो। बोलिए कैसे? एक्स का वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और ऐसा भी होता है कि एक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आए, और एक्स का वैल्यू जीरो है तो ये टर्म रहेगा या गायब हो जाएगा? गायब हो जाएगा, करेक्ट। और ए का वैल्यू अगर एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब तो इंक्रीज करेगा। तो अब अभी के लिए ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव है। तो एक्स और वाई का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, लेट अस सपोज, तो उस टाइम पे अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, पहला पॉइंट। एंड व्हाट अबाउट के? के पे भी तो डिपेंड करेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन को अगर दो पॉइंट में डिवाइड किया जाए तो एक तो हो गया ए टर्म और एक क्या हो गया, ए टर्म, करेक्ट। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैन ऑल्सो इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के, बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के। इसका मतलब फॉर ए गिवन रिएक्शन एट ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन। अब दो बात एक साथ कर दिए, गिवन रिएक्शन एट ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन। दोनों बात बोलने से एक्स और वाई का वैल्यू फिक्स कर दिए ए बोलकर, और गिवन कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गया
तब आर का वैल्यू इंक्रीज करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या, के बचा है, करेक्ट। तो के सर है क्या, तो एक्चुअल में के का इनसाइड स्टोरी है कि के है इफेक्टिव कोलिजन। पढ़िए मेरे साथ, जो कि स्पेशली के के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 2 क्लास, ये आपको सिलेबस में है, अंडर द हेडिंग आर्हेनियस इक्वेशन। अंडर द हेडिंग व्हाट, आर्हेनियस इक्वेशन। तो एक्चुअल में के है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम। मान लेते हैं कोई रिएक्शन होना है और उसमें 1 सेकेंड में 100 कोलिजन आपस में पार्टिकल कर रहा है प्रोडक्ट देने के लिए, तो ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन। तो 100 में से मान लेते हैं 70 कोलिजन ही इफेक्टिव है प्रोडक्ट के लिए। तो जो 70 है उसी को कौन रिप्रेजेंट करता है, के। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखते हैं समटाइम्स रिएक्शन अगर नहीं होते रहता है लैब में, तो क्या करते हैं, बर्नर को जलाते हैं, हीट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मॉलिक्यूल का स्पीड कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा मोमेंटम से कोलाइड करेगा। इसका मतलब टी बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाता है, और इफेक्टिव कोलिजन ही क्या है, के है। इसलिए उसको बोला गया था इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया। तो इसको और भी एलाबोरेट फॉर्म में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना जानिए कि के मोटा मोटी क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। दिस इज द रीजन कि मैं बोला था एट ए गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब है टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के ही चेंज हो जाएगा, और के चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो चेंजेस, करेक्ट है ना। इसका मतलब रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है सम अदर फैक्टर, और वो सम अदर फैक्टर है टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए। तो नीचे यहाँ पे, यहाँ तक जब आ गए हैं तो लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of reactants as well as also depends on rate constant, as well as also depends on rate constant। हो गया ना। चलिए नीचे नोट करके एक और पॉइंट लिखिए, K depends on temperature as well as activation energy। K depends on temperature as well as activation energy। एक और पॉइंट लिखिए, बताइए स्टूडेंट, के है रेट कांस्टेंट, इज इट कंपल्सरी ऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, या डिफरेंट रिएक्शन हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, डिफरेंट रिएक्शन हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हो सकता है कोई एक रिएक्शन SN1 हो, करेक्ट, और उसका रेट कांस्टेंट K1 हो, और उसका नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम हो सकता है 70 हो। कोई एक रिएक्शन SN2 हो और जिसका रेट कांस्टेंट K2 हो और उसका नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम 80 हो, तो क्या सेम रहा या डिफरेंट रहा, डिफरेंट रहेगा। तो वो लिखिएगा डिफरेंट रिएक्शन हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, डिफरेंट रिएक्शन हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। एक और पॉइंट लिखिए, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए गिवन रिएक्शन, at a given temperature for a given reaction, rate constant
हैज ए डिफरेंट वैल्यू, मतलब दो चीज़ को मैंने फिक्स कर दिया, रिएक्शन को भी फिक्स कर दिया और टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, तो उस टाइम पे रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा या डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा, डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा। बट टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तब भी रेट कांस्टेंट क्या होगा, चेंज होगा। रिएक्शन अलग अलग ले रहे हैं तब भी रेट कांस्टेंट क्या होगा, चेंज अलग अलग रहेगा। करेक्ट। एक और पॉइंट लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्शन, मतलब गिवन रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्शन does not depend on concentration of reacting substance, does not depend on concentration of reacting substance। अब देखिए प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन बैंक 12th बोर्ड का फॉलो कीजिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम तो 15 बार आया हुआ होगा, मतलब हर साल आता है, जो अभी मैं एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूँ। ऐसे दिया रहेगा स्टूडेंट, करेक्ट। अब तब लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल, if concentration of A and B becomes double, then rate of reaction increases by 8 times, then rate of reaction increases by how much times, 8 times, and if concentration of A becomes double, keeping the concentration of B same, then rate of reaction becomes 2 times, then rate of reaction increases by 2 times। Yes, if concentration of A and B becomes double, then rate of reaction increases by 8 times, कॉमा एक और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, if concentration of A becomes double, keeping concentration of B same या constant, then rate of reaction becomes 2 times, then find out order of reaction with respect to A, then find out order of reaction with respect to A, order of reaction with respect to B, and overall order of reaction। चलिए यहाँ अब इस क्वेश्चन के अंदर ही ये बात छुपा हुआ था, ध्यान से देखिएगा। ये जो ऑब्जर्व किया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स, ये तो लैब में ऑब्जर्व किया गया होगा कि पहले इतना इतना मिला है, अब इतना इतना मिला रहे हैं तो इतना कम टाइम में रिएक्शन हो गया, बिकम्स 8 टाइम्स या 2 टाइम्स। ये कहाँ ऑब्जर्व किया गया होगा, लैब। बिना एक्सपेरिमेंट का तो आप बोल नहीं सकते हैं पेपर पे, करेक्ट। इसका तो आप ये सब एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि पहले कॉन्सेंट्रेशन, पहले आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा ए के पावर x और b के पावर y, और x और y को मैंने क्या बोला था, एक्सपेरिमेंटल नॉट थियोरेटिकल, करेक्ट। तो x ए एक्सपेरिमेंटल है तो इसका एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए इसका मतलब है इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि R जो अगर कॉन्सेंट्रेशन ए और बी इनिशियल लिए थे तो रेट ऑफ रिएक्शन R था, तो अगर इसका डबल कर देंगे इसका डबल कर देंगे तब ए आर के जगह पे 8R हो जाएगा, 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, राइट। बट इस ए 8 टाइम्स होगा, बट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या के चेंज होगा, के चेंज नहीं करेगा। तब यहाँ पे क्या लिखे हैं, के 2A के पावर
एक्स एंड 2b के पावर क्या, देखिए तो स्टूडेंट सही है। और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होगा। फॉर ए गिवन रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स्ड हो जाता है। फॉर ए गिवन रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरिएबल रहेगा या फिक्स्ड हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, करेक्ट है ना। फिर क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, इट बिकम्स 2r कब, चलिए और नहीं, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, एक्स और वाई। ये 3 इक्वेशन आपको डेवलप करके दे दिया है, 3 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट। तो अब मेरा पर्पस एक्स और वाई निकालने का है। तो फर्स्ट को अगर सेकंड से डिवाइड कर दें, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो क्या लिखिएगा, 1/8 इक्वल टू व्हाट, 1/2 के पावर x और 1/2 के पावर y, मतलब 1/2 के पावर x प्लस y है ना। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के पावर x प्लस y, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन। तो 1/2 के पावर 3 इक्वल टू 1/2 के पावर x प्लस y, करेक्ट है ना। तो क्या यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया। तो अगर आपको नीट के एग्जाम में या जेईई में सिर्फ यही पूछा था ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तब तो आपका आंसर मिल गया। x प्लस वाई क्या था, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो एक इक्वेशन तो मिल गया हम लोग के पास, इक्वेशन ए, या इसको कह सकते हैं इक्वेशन 4, x प्लस वाई इक्वल टू 3। और इक्वेशन फर्स्ट को अगर थर्ड से डिवाइड करेंगे देन क्या होगा एवरीवन, 1/2 इक्वल टू व्हाट, 1/2 के पावर x, करेक्ट है ना। ये वाला तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हाफ के पावर x, तो हाफ के पावर 1 इक्वल टू हाफ के पावर x। यहां से सॉल्व करके x इक्वल टू कितना मिल गया, 1 मिल गया, करेक्ट। और इस x को यहां पे पुट कर दीजिए तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा। तो फ्रॉम 4th एंड 5th वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। इसका लेकिन x और y का वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट का हेल्प लेना पड़ा। तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 3 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा तो पक्का बन जाएगा। और सेकंड एक्सरसाइज में इसी टाइप पे क्वेश्चन लिया गया है, तो जितना भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं सब पे क्वेश्चन एक्सरसाइज में लिया हुआ है। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट, बीच में बोला कीजिए भाई, सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, ऐसे थोड़े क्लास होता है। कम से कम कुछ तो बोलिए कि लिख लिए नहीं लिखे, ये समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। हम परमानेंटली म्यूट करके छोड़ देते हैं, ऐसे क्लास होता है। क्या प्रॉब्लम है शशांक, क्लास भी नहीं आते हैं ऑफलाइन, व्हाट द प्रॉब्लम। कुछ तो क्लास ऑफलाइन आया कीजिए यहाँ पे। जब तक सेंटर पे वीक में 1-2 दिन नहीं आइएगा तो कैसे टीचर का इंटरेस्ट रहेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया है ना। टेस्ट देने के लिए सेंटर पे आते हैं, सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ क्लास ज्वाइन करते हैं। जिस टाइम पे आप ज्वाइन किए थे कहते उस टाइम पे तो बहुत अच्छा मोमेंटम था आपका। इसी मोमेंटम को मैं चाहता हूं कि अगला 5 मंथ तक कंटिन्यू रखें, तब फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम कभी कभी आके मुझसे मिलिए तो एक बार कि हाँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है, किस स्टूडेंट के लिए क्या सोच रहा हूँ, एक बार कम से मिलना चाहिए आकर। चलिए अब हेडिंग बनाइए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन।
पर्सनली व्हाट्सएप पे जिस स्टूडेंट को मैं किसी खास दिन मीटिंग के लिए अगर इनवाइट करूँगा, एक प्लानिंग करने के लिए, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, मतलब जो मैं पिछले साल भर में पढ़ा के मुझे ऑब्जर्व हुआ, तो मेरी तरफ से जिसको भी मैसेज मिलेगा कि आइए मतलब मैं JEE के लिए कुछ प्लानिंग करने जा रहे हैं, अलग से केयर किया जाएगा, या जो भी आपको हो सकता है कि मैं कोई प्लानिंग का चार्ट दूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको कैसे रिवीजन करना है, क्या क्या आपने कवर कर लिया, कहाँ से और क्या करना चाहिए उस ग्रुप के लिए, उस दिन मिस मत कीजिएगा, आ जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर टाइम नहीं मिला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करके रखा हूँ। चलिए अब यहाँ देखिए, अब हेडिंग क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो सबसे पहले समझ में आना पड़ेगा कि सर मॉलिक्युलरिटी है क्या। तो पहला पॉइंट लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट but molecularity of reaction is theoretical concept. Order of reaction is experimental concept but molecularity of reaction is theoretical concept. यहाँ तक समझ में आ गया। तो theoretical concept कहने का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल मॉलिक्युलरिटी निकालने के लिए हम लोग कोफिशिएंट का सम करेंगे, लेकिन किसका कोफिशिएंट का सम करेंगे मैंने आपको नहीं बोला है, राइट। वो नेक्स्ट लाइन में बोल रहा हूँ। देखिए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन only defined for elementary step or elementary reaction, not defined for complex reaction. बताइए स्टूडेंट, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसका बताया आज के बाद बताएंगे हम लोग, एलिमेंट्री स्टेप का या एलिमेंट्री रिएक्शन का। किसका नहीं डिफाइन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो सर किसको बोलते हैं, दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पे दो बात आएगा ना कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री स्टेप अलग है, एलिमेंट्री रिएक्शन अलग है, करेक्ट। तो मॉलिक्युलरिटी किसके लिए डिफाइन रहेगा, या तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, नहीं तो एलिमेंट्री स्टेप के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के डिफाइन नहीं होगा। तो पहले एलिमेंट्री रिएक्शन लिखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन। दोज रिएक्शन which completed in only one step. Those reaction which completed in only one step is called elementary reaction. करेक्ट। एक और पॉइंट लिखिए, दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा, मतलब वैसा रिएक्शन जो कितना स्टेप में कवर हो रहा है, वन स्टेप या मोर देन वन स्टेप, एक से ज़्यादा स्टेप में कवर होता है, उस रिएक्शन को आज बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, करेक्ट। तो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस पता चल गया, राइट। अब एक और पॉइंट लिखिए, ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन takes place in a sequence of more than one step. A complex reaction takes place in a sequence of more than one step, and each of which is called
is called an elementary process, is called an elementary process or elementary step. अब एक मिनट, अब बताइए एलिमेंट्री स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन में डिफरेंस। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ओनली वन स्टेप, इसका मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्री स्टेप रहेगा, वही तो उसका एलिमेंट्री स्टेप हो गया, एक ही स्टेप का रिएक्शन हुआ। और एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ओनली वन स्टेप में कवर। तो एलिमेंट्री स्टेप क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर का स्टेप, राइट, इज कॉल्ड व्हाट, एलिमेंट्री स्टेप, करेक्ट। तो आज के बाद किसका किसका मॉलिक्यूलिटी बता सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन का, क्योंकि वो एक ही स्टेप में कवर हो रहा है, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्री स्टेप का। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खुद का मॉलिक्यूलिटी नहीं होता है, करेक्ट। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डज नॉट हैव इट्स ओन मॉलिक्यूलिटी। तो सर ऐसा क्यों, तो इसका मतलब मेन मोटा मोटी बात यह है कि मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडिंग एट ए टाइम इन एलिमेंट्री स्टेप। जो एलिमेंट्री स्टेप है उसमें एक साथ कितना पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलिटी ऑफ दैट स्टेप। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलिटी ऑफ दैट स्टेप। तो बहुत सारा ऐसा रिएक्शन यहाँ देखिएगा, नेट रिएक्शन ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है, ये है नेट रिएक्शन। तो ये ऐसा अगर दे दिया जाए तब आपसे पूछें क्या एलिमेंट्री स्टेप हो सकता है, ये एलिमेंट्री स्टेप कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर एलिमेंट्री स्टेप रहेगा तो एक साथ कितना पार्टिकल कोलाइड करेगा, 7, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप का जो कोफिशिएंट रहता है वही उसी का सम को मॉलिक्यूलिटी बोलेंगे उस स्टेप का, आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। अरे ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूलिटी अभी तक 3 ही मिला है। मैक्सिमम मॉलिक्यूलिटी कितना होता है, 3 होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा बोलना सही रहेगा कि 2.5 पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहा है। मॉलिक्यूलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग एट ए टाइम इन एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जब भी बोलेंगे तो बोलेंगे कि एक पार्टिकल इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्ट दे दिया तो यूनिमॉलिक्यूलर बोल देंगे। एक होता है ना जैसे आप अकेले चले गए मूवी देखने के लिए, किसी को नहीं इन्वाइट किया, राइट। एक हो गया कि 2 के साथ, करेक्ट है, तो 2 पार्टिकल आपस में कोलाइड किया तब प्रोडक्ट दिया, 3 पार्टिकल आपस में कोलाइड किया तब प्रोडक्ट दिया। इसका मतलब मॉलिक्यूलिटी या तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री रिएक्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल रहा हूँ। तो 1.5 पार्टिकल तो आप नहीं बोल सकते हैं कभी, या तो 1 पार्टिकल बोल सकते हैं, 2 पार्टिकल बोल सकते हैं, या 3 पार्टिकल बोल सकते हैं, 4 भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूलिटी अभी तक कितना मिला है, 3 मिला है। तो इस बात को जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मुझे खुद को समझने के लिए कम से कम अपने टाइम पे 6 आवर लगा होगा। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो मुझे टाइम लगा उसी को मैं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलिटी किसके लिए डिफाइन होता है और किसके लिए डिफाइन, और मॉलिक्यूलिटी सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होता है। क्या होता है, ये सब सारा पॉइंट लिख पाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। एक और पॉइंट लिखिए, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री प्रोसेस। ये जो लाइन बोल रहा हूँ कभी IIT का फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री प्रोसेस इज कॉल्ड, आय का लास्ट वर्ड आप लोग बोलिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को तोड़ कर स्टडी करने का प्रोसेस बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन is number of particle colliding at a time
इन एलिमेंट्री स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन। इस पर 2 स्टार दे दीजिएगा, यही मेन की पॉइंट है। मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन क्या है स्टूडेंट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग या इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री रिएक्शन और एलिमेंट्री स्टेप। तो यहां देखेंगे, यहां तक समझ में आ गया आपको? एक और पॉइंट लिखे तो, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, नेवर नेगेटिव, नेवर फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है ना? यहां तक सबको समझ में आ गया? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ, अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ स्लो स्टेप को देखकर लिखते हैं, बट मॉलिक्यूलिटी हर स्टेप का लिख सकते हैं, चाहे वो फास्ट हो या स्लो। मैंने कहीं पे बोला कि मॉलिक्यूलिटी के लिए स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप कंपेयर कीजिए? कहीं नहीं बोला। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस, रेट लॉ एक्सप्रेशन सिर्फ आगे चल के बता दूंगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन सिर्फ किसका देख कर लिखेंगे? स्लो स्टेप को देख के लिखेंगे। करेक्ट? हाँ, खुद किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खुद का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसके एलिमेंट्री स्टेप का होता है। इसलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नेट मॉलिक्यूल अगर कोई पूछेगा तो आंसर है नॉट डिफाइंड। वो मेरे असाइनमेंट में, क्लास असाइनमेंट दिया हुआ क्वेश्चन जो आपको मन में आ रहा है ना, वो एक्चुअली क्लास असाइनमेंट में भी प्रॉब्लम है, तो लेकिन आप लिख लीजिए। मॉलिक्यूलिटी ऑफ नेट रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। मॉलिक्यूलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खुद का कोई मॉलिक्यूलिटी नहीं होता है, तो किसका होता है? उसके एलिमेंट्री स्टेप का होता है। करेक्ट? एक और पॉइंट, मैक्सिमम मॉलिक्यूलिटी इज 3। अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, यहां देखिएगा मैंने क्या लिख दिया? एलिमेंट्री रिएक्शन। यहां देखिएगा मैं पहले ही बोल दिया हूं कि मैं जिसका एग्जांपल ले रहा हूं वो कौन सा रिएक्शन है। इसका मतलब वो रिएक्शन ओनली 1 स्टेप में कवर होगा। इसका मतलब वो रिएक्शन कितना स्टेप में कवर होगा? 1 स्टेप में कवर होगा। अगर ये नहीं रहता तो मैं एलिमेंट्री रिएक्शन लिखता या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखता। इसका मतलब मैं जो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ तो डैम श्योर वो कितना स्टेप में? 1 स्टेप में कवर होगा। तो मान लेते हैं कि ऐसा है, अल्फा ए प्लस बीटा बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर मैंने बोल दिया कि ये मेरा एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैंने खुद से ही मेंशन कर दिया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्शन कितना स्टेप में कवर हो जाएगा? ओनली 1 स्टेप। राइट? तो जब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये रिएक्शन 1 स्टेप का ही है, तो यहाँ पे आपको कोई चांस मिल रहा है कि कौन सा स्टेप स्लो, कौन सा स्टेप फास्ट? तो जब आपको चांस ही नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे इसी स्टेप को देखकर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। अदरवाइज जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा ना कि ये फास्ट है, स्लो है, एंड स्लोएस्ट स्टेप इज RDS। पर जहाँ पे जो रिएक्शन एक ही ओनली 1 स्टेप में कवर हो रहा है तो वही स्टेप क्या बन जाएगा? वही स्टेप मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन देगा। क्या देगा? और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा?
3 रहेगा। अगर कोई रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो अल्फा प्लस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 3। एक 1 स्टेप का है, इसका कोफिशिएंट एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंस का कोफिशिएंट का सम ये क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी होगा, करेक्ट। और इस केस में रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, क्या लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कि ए के पावर, बोलिए, तो अब आप यहाँ बोलेंगे सर आपने तो एक्स और वाई नहीं लिखा, यहाँ तो अल्फा बीटा ही लिख दिए। तो इससे पहले का जो रिएक्शन लिख रहे थे, जहाँ पे आपको समझाया, वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है, बट यहाँ तो मैंने बोल दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसका मतलब इसी स्टेप को देखकर मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो जिस स्टेप को देखकर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, जिस स्टेप को देखकर, तो एलिमेंट्री स्टेप में तो एक 1 स्टेप का रिएक्शन इसी को देखकर लिखना पड़ेगा, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो हम लोग को स्लो स्टेप देखना पड़ेगा। तो जिस स्टेप को देखकर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसी के उसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस का कोफिशिएंट एक्चुअली रहता है। जो सूटेबल कोफिशिएंट था ना, वो एलिमेंट्री स्टेप का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था। क्या था, एलिमेंट्री स्टेप का स्टोइचियोमेट्रिक। बट यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, दिस इज 1 स्टेप रिएक्शन, दैट्स वाई यहाँ पे ये हो गया। तो आपको नहीं था कि सर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन इस केस में सेम हो गया है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका मतलब ओके, इसका यहाँ देखिएगा, इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उस टाइम पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग बात रहेगा। मॉलिक्यूलरिटी तो हर स्टेप का अलग अलग रहेगा। मॉलिक्यूलरिटी, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 3 स्टेप में है, तो हर स्टेप का अपना अपना मॉलिक्यूलरिटी। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप को देखकर लिखेंगे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो पूरे नेट रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। किसका होता है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल खुद का क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट मॉलिक्यूलरिटी किसका होता है, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप का होता है। करेक्ट है ना। यहां तक सबको बातें समझ में आ गया। ठीक है एवरीवन। चलिए अब यहां देखिए, मान लेते हैं कि मैंने मेंशन कर दिया ए एलिमेंट्री रिएक्शन ही है एंड ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। करेक्ट। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलिएगा, 1, और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखिएगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या बोलिएगा, 1। और इस रिएक्शन का नाम क्या बोलिएगा, यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे एवरीवन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन एलिमेंट्री रिएक्शन, प्रोडक्ट। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो यही मेरा 1 स्टेप रिएक्शन रहेगा, 2। और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, 1 स्टेप का है, इसमें कंपेयर करने का बात ही नहीं है। इसी को देखकर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, राइट।
इस रिएक्शन का नाम क्या बोलेगा, यूनिमोलिकुलर या बाईमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर रिएक्शन। बोले मोलिकुलरिटी कितना बोलिएगा, 2, और रेट ला एक्सप्रेशन ए के पावर 1 और बी के पावर 1। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2a प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसको भी मैं क्या नाम दे रहा हूँ, सॉरी एलिमेंट्री रिएक्शन, इसका भी मैंने क्या नाम दे दिया है, ये भी मेरा क्या है, एलिमेंट्री स्टेप नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन ही बोल रहा हूँ। तब इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3, और रेट लॉ एक्सप्रेशन के ए के पावर 2 एंड बी के पावर 1। बट एलिमेंट्री रिएक्शन अगर मैंने बोला तो यहाँ पे 2 और 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं, किसी भी स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। और इसका नाम क्या बोलेगा, हाँ ट्राई बोल सकते हैं, बट उसको पढ़ते हैं टर्म मॉलिक्यूलर। तो इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। हो गया ना, यहाँ तक सारा पॉइंट समझ में आ गया है। चलिए अब लिखिए, नोट करके लिखिएगा, इन ए रिएक्शन फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, for a complex reaction, all elementary process proceed with different rate, all elementary process proceed with different rate, comma, the slowest step of reaction, the slowest step of reaction, the slowest step of reaction is called, क्या बोलते हैं उसको, rate determining step, is called rate determining step, ब्रैकेट लिखिएगा RDS, because all other step must wait for, because all other step must wait for slowest step to occur, because all other steps must wait for slowest step to occur. करेक्ट है ना।
एक और पॉइंट लिखिए, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिटरमाइंड बाय RDS and rate law expression also written in terms of RDS. Order of reaction determined by, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिटरमाइंड बाय, कौन सा स्टेप को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे? RDS एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑल्सो रिटन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? RDS। लेकिन RDS को देखकर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे और वहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, बट वो पूरे रिएक्शन का रेट रहेगा, सिर्फ दूसरा स्टेप का या पूरे रिएक्शन का? पूरे रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम लोग RDS को देखकर निकालेंगे, बट वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो स्टेप का सिर्फ कहलाएगा या पूरे रिएक्शन का? बट व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी? व्हाट अबाउट द मॉलिक्युलरिटी? हर स्टेप का अपना अपना खुद का मॉलिक्युलरिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खुद का कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं, राइट? ये आपका डाउट है ना? डाउट था, अब क्लियर हो गया? तो आज बात कोई पूछेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खुद का मॉलिक्युलरिटी, बोलते ये बोलना है नहीं होता है, डिफाइंड नहीं है, उसके एलिमेंट्री स्टेप का होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, लेकिन निकालते किसको देखकर हैं? RDS को देखकर निकालते हैं, करेक्ट है ना? अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। जितना भी आज पढ़ा रहा हूँ, आज का थ्योरी जहाँ तक रहेगा उसी थ्योरी पे आपका एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 बनेगा क्लास असाइनमेंट का। इन सारे बातों पे बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है ऑलरेडी, जितना आज मैंने डिस्कशन किया, ठीक है? यहाँ तक हो गया? ठीक है, ये देखिए इस रिएक्शन का प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल दिया गया है, ये नेट रिएक्शन है। अब बोला गया है कि देखिए दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप, ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन, दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है, राइट? बोलिए, ध्यान सुनिएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको देखकर लिखेंगे? स्लो स्टेप। देखिए तो इन दोनों को, यस, तो ये है स्लो, ये है फास्ट, राइट? तो फर्स्ट स्टेप को देखकर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये मिल गया? देखिए तो, हाँ या ना? एलिमेंट्री स्टेप को अगर ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन मिलना चाहिए ना, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन पहला बात यहाँ देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना तो समझ में आ गया व्हाट द मीनिंग ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन कंज्यूम भी हो गया। इसका मतलब है कि वैसा सब्सटेंस जो नेट रिएक्शन में ना ही रिएक्टेंट साइड में आपको नजर आए और ना ही प्रोडक्ट साइड में,
बट एलिमेंट्री स्टेप में नज़र आ रहा है, मतलब वो क्या है, इंटरमीडिएट है। तो इन दोनों को देख के बताइए तो इसमें से विच वन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट? यस, एच आई नेट, एच आई क्या रिएक्टेंट साइड में है? नहीं है, एच आई नहीं है ना, है या नहीं है? नहीं है। प्रोडक्ट साइड में है? नहीं है, एच आई नहीं है, करेक्ट। बट यहाँ और यहाँ तो है, इसका मतलब यहाँ पे एच आई क्या बना हुआ है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। एनी केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो कंज्यूम द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। और नेट रिएक्शन ना ही रिएक्टेंट साइड में, ना ही, जैसे मैं बोला हूँ वैसे ही लिख लेना है, वैसा ऐसे लिखिएगा, वैसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो नेट रिएक्शन में ना ही रिएक्टेंट साइड में है, ना ही प्रोडक्ट साइड में है, बट एलिमेंट्री स्टेप में नजर आ रहा है, तो वो सब्सटेंस है क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट, करेक्ट। क्या इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे? लिख लीजिए। यहाँ पे एच आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। चलिए स्टूडेंट अब बताइए, रेट लॉ एक्सप्रेशन तो इस स्टेप को देख के लिखेंगे, करेक्ट। तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, के। अब आपको ये पता है ना कि एलिमेंट्री स्टेप है, तो इसका कोफिशिएंट ही इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि दिस इज द स्लोएस्ट आरडीएस, तो उस आरडीएस का रिएक्टिंग सब्सटेंस का कोफिशिएंट कोई क्या बनाना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का पावर, जिसके पावर 1 एंड आईसीएल के पावर 1, करेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2, करेक्ट है ना। लेकिन अगर यहाँ पे ए पूछेंगे, ये हो गया मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट। अब पूछेंगे मॉलिक्यूलिटी ऑफ फर्स्ट स्टेप, तब क्या आंसर होगा, 2। मॉलिक्यूलिटी ऑफ सेकेंड स्टेप, तो ये नहीं बोलना है कि फास्ट इसका नहीं होगा, मॉलिक्यूलिटी स्लो है फास्ट सबका होता है, क्या होगा, 2। और तब पूछेंगे मॉलिक्यूलिटी ऑफ नेट रिएक्शन, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड या नॉट डिफाइंड, बट ऑर्डर ऑफ नेट रिएक्शन 2। तो होपफुली यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है, करेक्ट। और क्या बोले, 3 कैसे होगा भाई, रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर 1 + 1 2 ना, ऊपर थोड़े देखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट लॉ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, करेक्ट है एवरीवन। तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 2 और 3 सॉल्व करूंगा। अगर आपको टाइम मिलता है तो उसको आप घर पे देख सकते हैं, नहीं तो क्लास में तो उसका एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ सिखाना है मुझे अभी, ठीक है। ओके एवरीवन, तो इसको मर्ज कर दिया जाए ना क्लास को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।